नमस्ते मित्रों, मैं ज्योति पटना बिहार से हूँ। मैं अभी कॉलेज में अध्यापन से जुड़ी हूँ। इसके अलावा पढ़ने और लिखने की शौकीन हूँ। पढ़ने के दौरान जिस लेखिका को मैंने पढ़ा, हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि वो बिहार की ही है, एक मुकाम हासिल एक जानने की मेरी और सहयोग से मुझे दिल्ली में उनके घर जाने और उनसे मिलने का अवसर मिला। संयोग से 5 वर्ष पूर्व, यकीन मानिए, वह मुलाकात मेरी सोच से बिल्कुल अलग थी। जितनी सहज, प्रेम से भरी और आत्मीय लगी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। इस 5 वर्षों में मुझे उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्हें जानने समझने का अवसर मिला। तो चकित भी हूँ कि अलग-अलग विधाओं में उनकी इतनी गहरी पैठ कैसे? तो आज कुछ सवालों को लेकर मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। उनसे सवाल करने से पहले उनका परिचय दे दूं। स्वतंत्र लेखिका डॉक्टर आरती स्मिथ। इनका जन्म बिहार राज्य के कटिहार जिले में 2/2/1971 को हुआ। इनकी शिक्षा पीएचडी के अतिरिक्त ग्राम विकास में डिप्लोमा पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रही हैं। 1995 से आकाशवाणी से जुड़ी। साहित्य के क्षेत्र में इनकी 2 कहानी संग्रह, कविता, आलोचना, समीक्षा, साक्षात्कार, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य आदि रचनाएं प्रकाशित हुई। इनकी विभिन्न शैक्षिक एवं साहित्यिक संस्थानों से संबंध रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विमर्शकार एवं सलाहकार के रूप में अनेक संस्थाओं से जुड़ाव है तथा विविध केंद्रों से प्रसारण, कविता, कहानी, साक्षात्कार द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से जुड़ी रही। इनको अपने साहित्य एवं समाज के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हीं सब बातों के जरिए आज डॉक्टर आरती स्मिथ के जीवन के कुछ पहलुओं को वार्तालाप के जरिए पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। नमस्ते दी। नमस्ते, कैसी हो आप? ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ, बस अच्छी हूँ, दुआ आपकी। आपसे दोबारा मिलने का अवसर तो नहीं मिला, आज ऑनलाइन ही सही अपनी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर आई हूँ। आज का दिन भी बहुत खास है। साहित्य कुंज में आपकी कविता है ओ पिता। आपसे निवेदन है कि आप अपने मर्म स्पर्शी व्यंजना से प्रीति दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां सुनाएं और उसके बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ज्योति, वह कविता तो आपने सुन ली। आज पितृ दिवस है, पिता नहीं रहे, तो मैं उनको निश्चित तौर पर बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह भले ही पार्थिव रूप में मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मेरे भीतर हैं। और जब भी मैं परेशानी में होती हूँ या लेखन के दौरान उलझन में होती हूँ, तो एक बार मैं बस आंख बंद करके उनको याद करती हूँ कि बाबा मेरी मदद करो, और मुझे लगता है जैसे मेरी कलम फिर से रुकी कलम चालू हो जाती है, चल पड़ती है। जी। तो एक दूसरी कविता, भाव नद सम। ठीक है। अक्सर जब एकांत के सार्थक क्षणों में बंद करती हूँ नेत्र सीपियां, दमकने लगती हैं यादें। अक्सर जब एकांत के सार्थक क्षणों में बंद करती हूँ नेत्र सीपियां, दमकने लगती हैं यादें तुम्हारी मुक्ता से। उभर आते हो तुम पूरे वजूद के साथ, एक एक पल का नायाब नमूना लिए। वे पल जो अनमोल है मेरे लिए, वे पल जो अनमोल है मेरे लिए, तुमसे मिली थाती के रूप में, और उन पलों में तुमसे झड़ते बह बह आते वे मानवीय मूल्य मेरे वजूद को रंग दे रहे हैं। एक अलौकिक आभा, सच की कठोर भूमि पर टिके रहने की अगाध शक्ति, और
जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के ताने बाने को बुन पाने की अनूठी क्षमता भी। पिता, तुम ना होकर भी हो मेरे भीतर सतत प्रवाहित जीवनमयी भावनात्मक सम। बहुत अच्छा दी। तो एक ट्रिब्यूट पिता के लिए, पिता पर मैंने बहुत लिखा है। कहा ना कि वो नहीं रहे तो मेरे भीतर ज्यादा उतर आए हैं। आप अपनी निजी जीवन के बारे में कुछ बताएं। स्त्री का निजी जीवन होता है? नहीं, वो तो नहीं स्त्री होता, तो लेकिन फिर भी कुछ तो। स्त्री अपने परिवार के बीच इस तरह खुद को बांटे रहती है कि वह अपने आप को तो कभी सोचती ही नहीं। कभी माता पिता भाइयों के बीच बटी होती है, कभी पति और ससुराल वालों के बीच, कभी माँ बनती है तो बच्चों के बीच। लेकिन हाँ, फिर भी निजत्व तो है। हर एक का एक कोना अपना होता है जिसको वह जीना चाहता है। और मैं अपनी बात करने से पहले चाहूंगी कि मैं अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए उनके विषय में थोड़ा बता दूं। जी। जो गुण मुझे लगता है कि उनसे मुझे प्राप्त हुए। मेरी माँ धार्मिक महिला रही, पंडितों पर बहुत विश्वास, पूजा पाठ पर बहुत विश्वास, दान देना। मेरे पिता बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार और बहुत स्वाभिमानी। किसी के आगे झुकना उनको कभी पसंद नहीं रहा। अफसर के आगे झुकना नहीं है, लेकिन अपने मातहतों को, अपने सबऑर्डिनेट को उन्होंने बहुत प्यार दिया, बच्चे की तरह हमेशा। और जो सबसे अच्छी बात मेरे परिवार में उन दिनों रही जब माँ बाबा थे, माँ अभी भी हैं, कि हमने कभी जाति भेद नहीं देखा। हमने कभी अमीर गरीब का फर्क नहीं महसूसा। जैसे हमारे यहाँ रिक्शा वाला भी चाचा था, चावल बीनने वाली भी दादी और बुआ थी, उनको हम इस तरह नाम लेके नहीं बुला सकते थे। नाम भी ले रहे हैं तो साथ में चाचा बोलना है। जैसे रिक्शे वाले को आवाज देना है तो रहमान चाचा, अलादीन चाचा। तो ये है जो संस्कार, मतलब एक इज्जत देना जो हुआ, ये एक संबंध। हाँ, धोबी हो, पान लगाने वाला हो, मतलब जो भी है, सबको अगर वो बड़े हैं तो चाचा, मामा, दादा इस तरह करके ही हमें बोलना है। मतलब एक रिश्ते। हाँ जी। तो अमूमन ऐसा गांव में देखा जाता है। लेकिन कटिहार बंगाल बॉर्डर है, मेरा घर कटिहार है, बिहार का एकदम, आप बंगाल बॉर्डर समझ लीजिए, बंगाल वहां से बहुत नजदीक है। बावजूद इसके यह खुलापन। दूसरा, स्वीपर को लेकर मेरी माँ ने कभी वह परहेज नहीं किया जो कि मैं बाकी में देखती थी कि दरवाजे के अंदर लोग स्वीपर को आने नहीं देते, बिठाते नहीं हैं, जो छोटे शहरों में होता था। लेकिन मेरी माँ के आगे आकर वह अपना दुखड़ा रोती थी, वह सब कुछ कहती थी और माँ उसको बिठा के खाना खिलाती थी। तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं मेरे भीतर आई। पिता का संस्कार आया। मेरे पिता बहुत अच्छे नाटककार रहे, नाटककार नहीं, नाटक कलाकार रहे। मैं बहुत छोटी थी तो छुटपन में मैंने उनका रंगमंच पे नाटक भी देखा है। और किसी जमाने में अच्छा बांसुरी भी बजाया करते थे। लेकिन परिवार के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे शौक छोड़ दिए और परिवार को कैसे और सुविधा दें हम, बस इसी में वह लगे रहे पूरी जिंदगी। तो आज चुनौतियों से लड़ने की जो हिम्मत, जो ताकत मैंने पाई है, अनदेखा अनकहा, वह पिता से ही मुझे लगता है मुझ में आया। और जो दूसरों को देने की प्रवृत्ति है वह भी। तो मेरी निजता बहुत बड़ी नहीं है। ये कहूंगी कि जब तक, अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन तब तक था जब तक पिता की थाली में खाती रही, पिता के साथ अटखेली करती रही। माँ ने जब आंचल में समेटा तो फिर बेटी बन गई, और बेटी बन गई तो बेटी होने की त्रासदी से गुजरी।
यानी फिर आप व्यक्ति नहीं होते, फिर आप बेटी होते हैं जिसको भाइयों की बात माननी चाहिए, जिसको अपने विचार प्रकट करने का हक नहीं होता, जिसको एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए सीखना होता है। तो ये तमाम वर्जनाएं, जिनको आमतौर पे वर्जना नहीं माना जाता है, लेकिन ये वर्जना है। ये तमाम वर्जनाएं बचपन से ही मुझे छीलती थी, क्योंकि यहाँ तक मुझे याद है 10 वर्ष के बाद से पिता के साथ बातचीत, तो घर है तो बातचीत तो होगी, लेकिन वह जो मेरा उनके साथ अटखेली करना था, वो सब खत्म हो गया। एक दूरी सी बनने लगी। माँ ने खुद में समेटा, फिर रसोई सीखिए, पढ़ाई कीजिए, और जो लड़की में अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए वो सब भरे जाने लगे। तो फिर विवाह के बाद भागलपुर में रही, पढ़ाई वहीं से की, लेकिन मेरी पढ़ाई का रास्ता बहुत आसान नहीं था, काफी कठिन था। कठिन इसलिए था कि मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जिसने बहुत विरोध प्रतिरोध करके 11वीं में दाखिला लिया और पीएचडी तक किया। बाकी डिग्रियां भी आपने पढ़ी। जी जी। तो वह इतना आसान नहीं था कि हाँ मैं चाहती हूँ और मेरे लिए दरवाजे खुले हैं। काफी संघर्ष रहा इसके लिए, और ससुराल में भी पढ़ाई का वो माहौल नहीं था, लेकिन मेरा अपना जुनून था। पढ़ाई मेरे लिए वैसे ही जरूरी थी जैसे जीने के लिए सांस लेना, और किताबें मुझे बहुत सुकून देती थी जो कि मेरे पास होती नहीं थी। और इस यात्रा में, शिक्षा की यात्रा में, अगर किसी ने मेरी बहुत मदद की तो वह मेरी प्रोफेसर और मेरे कॉलेज के लाइब्रेरियन। उन्होंने अपने लाइब्रेरी के द्वार मेरे लिए खोल रखे थे। मेरी प्रोफेसर कृष्णा खन्ना और मीरा चौधरी, मैं कभी नहीं भूलूंगी उनको। अगर उनका साथ नहीं होता तो मेरे पास किताबें नहीं होती, और पता नहीं फिर मैं इस तरह रिजल्ट कर पाती कि नहीं। बिना ट्यूशन, कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन बस उनके हाथ में जितना था, उनकी समझ जितनी थी, मैं यही कहूंगी। और आज भी अगर ईश्वर के बाद मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सम्मान देती हूँ, तो अपने माता पिता को। एक ही जुनून था और एक ही पंक्ति मेरे दिमाग में हमेशा रही, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो अगर आप धीरे 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 करके अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी बात सुनी जाती है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है हिंदुस्तान की, बिहार की, यूपी की और मध्य वर्गीय स्त्रियों की, कि वे अगर घर ना चलाएं तो घर टूटने लगता है, लेकिन जब तक वह सिर्फ हाउसवाइफ होती है उसकी कद्र नहीं होती। आज तो समय बदला है, आज समय बदला है, लेकिन उन दिनों जो स्थितियां थी, घर हम आज भी संभालते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मसम्मान को रखते हुए, बचाते हुए, उसको एक स्तर प्रदान करते हुए। एक स्त्री इसकी भूखी होती है कि मुझे वह सम्मान मिले। आप बिहार में हैं तो आप अभी के हालात तो आप ज्यादा अच्छा से समझती होंगी। जी। शिक्षा के बारे में कुछ? जब बहुत छोटी थी तो भैया के लिए मास्टर जी आते थे और मैं जिद करके बगल में बैठ जाया करती थी। मेरे तीनों बड़े भाई के लिए जो गुरुजी आते थे, उस समय सब उसको मास्टर जी ही उनको कहते थे, तो वो मास्टर जी आते थे और मैं भी पढ़ने बैठ जाती थी साथ में। बहुत छोटी थी, 3 साल की भी नहीं रही होंगी या 3 साल की रही होंगी। तो माँ को थोड़ा अजीब लगता था कि भाई ये रोज रोज बैठ जाती है तो मास्टर जी कहीं नाराज ना हो जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से फिर मुझे स्लेट और चौक पकड़ा दिया
और जब 4 साल की हुई, शायद जी। उन्होंने ही, मेरी माँ ने शायद, क्योंकि मुझे उतने छोटे की बात याद नहीं है, लेकिन माँ बताती हैं कि मास्टर साहब ने ही तुम्हारा दाखिला करवाया था। तो उस समय तो नर्सरी केजी होता नहीं था। 4 साल की उम्र में नहीं। कक्षा 2 में मैं बिठा दी गई और पढ़ाई शुरू हो गई। घर के सामने का स्कूल था, सरकारी स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई है। और वहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 क्लास मैंने वहाँ की। जी। फिर मैंने 6th नहीं पढ़ा, क्योंकि वो छलांग लगाने का था कि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं 5वीं में तो आपका एडमिशन सीधे 7वीं में हो जाता है। तो अच्छा। 5वीं में मेरे अंक बहुत अच्छे आए तो मुझे सीधे 7वीं में जाने का अवसर मिल गया। ओह। 7वीं कक्षा से फिर उमा देवी गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ का सबसे नामी स्कूल था, सरकारी था लेकिन बहुत नामी, बहुत अनुशासन से भरा। हालांकि हमारे घर के नजदीक दूसरा भी स्कूल था जहाँ कोएड था, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मैं वहीं जाऊंगी। थोड़ी दूर होने के बावजूद मैं वहीं जाती थी और वहीं से मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ। फिर 11वीं, उस समय इंटर कहलाता था, वह मैंने वह भी महिला कॉलेज से किया, जी। क्योंकि उसके बाद अलाउ ही नहीं हुआ कि आप कोएड में पढ़ें। बल्कि जब मुझे पीएचडी करना था उस समय भी यही कहा गया कि पुरुष के अंदर में आप नहीं कर उस सकती पीएचडी। उस समय की उस समय की मानसिक स्थिति सबकी ठीक नहीं थी जी। लोग सोचते थे कि लड़की लड़कों के साथ। ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो मेरी सखियां थी, मेरी सहेलियां थी, उन पर ऐसा दबाव नहीं था कि वो खुलकर हंसे नहीं या कहीं आए अच्छा। जाए नहीं, कोएड में ना पढ़े, ऐसा। आपके बचपन की कुछ खास यादें जो आपको सुकून देती हो, बचपन की अभी यादें, भी याद करती हो? हाँ, बचपन की कुछ खास यादें जो आपको अभी भी उस पिता बचपन की ओर ले जाती हो। पिता की मूछें खींचना, पिता से 10 पैसे लेना और हाँ। पिता की थाली में खाना, ये 3 बहुत प्यारी यादें हैं। और बाकी स्कूल में बचपन से ही मैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन आश्रम हमारे पास ही था। तो जी। जहाँ तक मेरी स्मृति में मेरा साथ देती है कि 5 या 6 वर्ष की उम्र से ही विवेकानंद आश्रम में जितने कंपटीशन होते थे, स्कूल की तरफ से मुझे भेजा जाता था। जीतती थी तो मुझे स्वामी विवेकानंद की किताब मिलती थी पुरस्कार में, और जी। ठीक से पढ़ भी नहीं सकती थी लेकिन उसको सहेज कर रखती थी। और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद के आदर्श, स्वामी विवेकानंद की बातें कब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, कब उसने भीतर से मुझे रचा, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उस छोटी सी उम्र से वह मेरे संगी हो गए, वे मेरे संगी हो गए। अब बाकी मस्ती करना, बच्चों को चिढ़ाना और चूरन खटाई खाना, ये सब तो उस समय का बचपन था जो अब नहीं है। अब नहीं है। क्योंकि स्कूल के सामने घर है तो थोड़ा रोब भी था। तो जो उस समय इतनी समझ नहीं थी कि दलित क्या होता है या निम्न वर्ग क्या होता है, तो कुछ जी। लड़के बहुत चिढ़ाते थे कि बड़े घर की है तो बहुत बनती है। अच्छा। तो मैं कहती थी कि सर को बोल के मार खिला दूंगी। और सर सच में, सर मतलब छड़ी लगा देते थे तो मुझे फिर दुख होता था कि क्यों बेचारे ने मार खाई। लेकिन वो नोक-झोंक आज याद करती हूँ तो बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भाव नहीं था। उन लड़कों के अंदर इसलिए भाव रहा होगा क्योंकि शायद उन्होंने बचपन से वह झेला होगा जो सवर्ण की तरफ से अवर्ण को परोसा गया। मैं तो नहीं जानती थी ना, जब आप अच्छे में होते हो, सुख में होते हो, तो आपको पता नहीं होता।
लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर झेला होगा, तभी उनके अंदर ऐसे भाव आते थे कि बड़े घर की बेटी है तो गुमान है, ये है। लेकिन वो सब दोस्त थे मेरे, अच्छे थे जैसे भी थे, मीठी यादें उनके साथ है। और बचपन की कक्षा 7 में जिससे दोस्ती हुई थी, घर का नाम उसका गुड्डू है, अगर मैं उसकी चर्चा ना करूं तो शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मेरा बचपन अधूरा रह जाएगा। जी 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 आज भी हम दोनों की दोस्ती उतनी ही पक्की है और आज भी हम एक दूसरे का अनकहा समझ सकते हैं। तो ये मेरे बचपन की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत उपलब्धि है बचपन की। बहुत जल्दी आपको पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। प्रकाश मनु जी एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी बड़े लेखकों का वो सिर्फ बचपन उन्होंने लिया है, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझसे भी मांगा कि अपना बचपन लिख कर दो, तो वह पुस्तक जल्द ही आने वाली है। स्वामी विवेकानंद बचपन से इस तरह मेरे साथ हुए कि कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि बच्चों को मैं इससे जोड़ूं। और जब कुछ किताबें मेरी आ गई, पाठकों का एक बड़ा समुदाय मेरे साथ हो गया, बहुत प्यार मिला उनका, बच्चों के लिए भी बहुत लिखा, तो फिर जो मेरा ट्रिब्यूट था स्वामी विवेकानंद के प्रति, तो मैंने फिर उनके लिए किताब लिखी। एक किताब बच्चे के लिए बनाई, एक किताब किशोर के लिए बनाई। और स्वामी विवेकानंद पर नाटक 2018 में दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध रंगमंच है, श्री राम सेंटर, वहाँ खेला गया। 2 घंटे का नाटक था और दर्शकों का बहुत प्यार मिला मुझे जी। अब जब भी समय मिलेगा तो उस नाटक को मैं पुस्तक का रूप दूंगी। हाँ, तो इस तरह स्वामी विवेकानंद को जी रही हूँ, उनके उसूलों पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने लेखनी की शुरुआत कब से की? जब बहुत छोटी थी, याद नहीं है कि कब से की, मतलब छुटपन में ही कुछ कुछ उलझुल लिखने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन छपी हूँ, पहली बार मेरी छोटी सी कविता प्रकाशित हुई स्मारिका में, छोटी सी कविता थी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और जीवन दर्शन को लेकर कुछ कविता थी। उसकी 2-3 पंक्तियां मुझे याद हैं, मैं सुनाती हूँ। जी जी। गर्दिशों में ढूंढा ढूंढा आसमां में, जाने कहाँ गुम हो गया मेरी तकदीर का सितारा। तो आज जब मैं इन पंक्तियों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो बंदिशें थी कहीं ना कहीं वह मुझे हताशा की ओर ले जा रही थी। तभी उस छोटी सी उम्र में मैंने ऐसी पंक्तियां लिखी कि मेरी तकदीर का सितारा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो उस समय पहली बार छपी। लिखना तो काफी पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 13 वर्ष की थी तब मैंने एक पूरी कविता अपने पिता को सुनाई थी और उस समय उनके मित्र भी वहां थे। तो उनके मित्र ने कहा कि बेटी अभी से दर्शन पर कविता लिख रही है, मतलब छोटी सी है और अभी से दर्शन पर कविता लिख रही है। और मेरे पिता को जो डायरी तोहफे में मिलती थी हर साल, बहुत सुंदर डायरी होती थी। संभवतः कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा उस डायरी ने दी। तो बाबा वो डायरी लाकर मुझे गिफ्ट कर देते थे, छोटे से, मतलब 11-12 साल की होंगी तब से। उस डायरी में नीचे अंग्रेजी में कोटेशन हुआ करता था हर पन्ने पर, और बीच में उर्दू शायरी, बहुत उम्दा शायरी। तो मैं उस डायरी का एक एक शायरी, एक एक कोटेशन पढ़ा करती थी। और फिर कब मेरे भीतर से वह कविता फूटने लगी पता नहीं,
लेकिन मुझे लगता है कि उस कोटेशन का और उस शायरी का मुझे इस ओर लाने में बड़ा हाथ है। बाकी तो हमारे कवि थे ही जिनको पढ़ा करती थी।